नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य 99 प्लस पर स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार आ चुके हैं और काफी आने के चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम वन बाय वन समझेंगे और किस ट्रिक को फॉलो करके किस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हो पेपर के अंदर। मैं सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और आपको ये भी बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको मैथ के क्वेश्चनों को हैंडल करना है और कैसे हम फास्ट तरीके से मैथ को सॉल्व कर पाएंगे पेपर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सभी टाइप आपको पता चल जाए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है। इस समय इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। तो एक परिवार के अंदर कितने 5 सदस्यों की औसत आयु आपको कितने दे रखी है? 33 वर्ष दे रखी है। सबसे छोटे सदस्य 9 वर्ष का है, तो जो सबसे छोटा मेंबर है परिवार में वो 9 साल का है। सबसे छोटे सदस्य का जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु थी। तो अब आपको इसमें क्या बताना है? जो परिवार की औसत आयु थी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, जो सबसे यंगेस्ट पर्सन है, जब उसका जन्म नहीं हुआ था तो उस टाइम पे जो परिवार की औसत आयु थी कितनी थी। तो सबसे पहले अभी जो करंट में वो देख लेते हैं हम। तो करंट की औसत मेरे को सम पता चल जाएगा यहाँ से। जो योग है कितना आ गया? 165। तो अब जो करंट में चल रहा है वो वर्तमान में हमारा ये है, वर्तमान में योग परिवार की आयु का। अब मेरे को क्या पता करना है कि जब ये 8 साल 9 साल पहले कितनी थी। तो 9 साल पहले जो 5 मेंबर बढ़ चुके हैं तो वो मेरे को माइनस करने पड़ेंगे। कितना आएगा? 45। तो 45 को अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा 9 साल पहले जो परिवार की एज थी उसका सम कितना था? 120। तो ये पता चल गया। अब उसने क्या पूछा था? 9 साल पहले जब छोटे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की आपसे पूछिए। तो आप इसको क्या करोगे? कितने मेंबर थे उस टाइम पे? 4 मेंबर। तो 4 से डिवाइड करा, आपका आंसर कितना आ गया? सीधा सीधा 30। तो आ गया आपका 30 ईयर्स। तो इसी प्रकार से ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया करेक्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो ये टाइप मैंने आपको सिखा दी है, हमेशा ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 6, और दूसरा ब्रैकेट दे रखा है आपको एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 6। अब आपको पता है अगर एक ब्रैकेट प्लस में हो एक ब्रैकेट माइनस में हो तो आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी होती है यहाँ पर? एक का स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब मैं क्या करूंगा, एक का स्क्वायर जब एक ब्रैकेट मेरा यहाँ पर प्लस में है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको जिन बच्चों को नहीं पता उनको पता भी चल जाए। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, देखिए। तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, और माइनस वाई की पावर पहले से 6 है और इसकी पावर अगेन 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें क्या बोला है? एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर में चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपए हो तो प्रारंभिक जमा या मूल राशि कितनी होगी? अब आपको ये पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड। तो आपको पता है अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू में आपका होता है टाइम। ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो मैंने अमाउंट की जगह रख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज छोड़ देंगे। 1 प्लस फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज था? ये आ गया। सेकेंड ईयर में कितना है? 6% की रेट से। थर्ड ईयर में कितना है? 1 प्लस 10% की रेट से। इसी प्रकार से ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 4 3। अब इसको सिंपल कर लेते हैं और ज्यादा। तो ये ऐसे हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद आपका, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा सेम। 106 बटे ये, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 110/100। अब देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो डिवाइड हो रहे हैं वो सारे वहां पर जाके इंटू हो जाएंगे, जो इंटू हो रहे हैं वहां पर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मैं कर लेता हूँ ये वाला स्टेप भी पूरा। 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 105, 106 और 110। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 105 और 106 की मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए 3, यहाँ पर 6, फिर अगेन 0 0 0 आएगा, फिर 5 0 1। यह आएगा आपका 0 3 1 1 1। ये आ गया आपका 1 1 1 3 0। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 से भी कर लेते हैं। 0 3 1 1 1, फिर अगेन 0 3 1 1 1। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 4 2 2 1। ये आ गया आपका आंसर।
जो आपकी अपॉन में जो वैल्यू आ रही है, पहले मैं ऊपर की वैल्यू लिख लेता हूँ बिल्कुल सेम एज 4 3 इंटू, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई कराने के बाद ये जीरोज आ जाएंगी एज अपॉन में, ये आ गया आपका। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू सेम है तो ये पूरा वन टाइम में चला गया। जो आपका आंसर कितना आ रहा है, सीधा सीधा 10,000। तो जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आई है, 10,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर ये बोला है 10%, 20% और 40% छूट पर श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है। तो अब हमें ये तो पता नहीं किस में से छूट चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 100 रुपये में से। तो 100 का पहले कितना करना है, 10% की छूट। तो मतलब 100 का कितना परसेंट, 90%। फिर 100 का 80%, फिर 100 का 60%। तो इन सबको सॉल्व कर लेंगे। जीरो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, और फिर इसके बाद एक जीरो से हमारी ये वाली जीरो कैंसिल, और एक जीरो से हमारी ये वाली जीरो कैंसिल। जो अब हमारा यहाँ पर आंसर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 9 इंटू 8 इंटू 6 और अपॉन में 10 बच रहा है। और यहाँ पर आपका 100 चल रहा है कुल में। तो अब देखो 100 आपका एज इट इज चलेगा। यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसको, 72 इंटू 6 अपॉन 10। अब यहाँ पर 100 माइनस करने के लिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कितना बचेगा। ये आपने इसको करा, फिर इसके बाद ये आ गया। अब इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको 100 में से माइनस करोगे तो कितना आ रहा है आपका, 68%। तो आपका जो आंसर आ गया कौन सा आया, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ये देखिए एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, एक्स की पावर आपको दे रखी है यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3, एक्स की पावर कितनी दे रखी है, -1, इक्वल में आपको 18। अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकल सकता है मेरा, एक्स की पावर 3 कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस 3 की पावर -1 बचेगा, इक्वल में 18। अब यहाँ से आपका 3x ऐसे ही एज इट इज चलेगा, 1। अब जिसकी पावर माइनस में होती है उसको लिख सकते हैं हम अपॉन में जाके, लिख दिया मैंने उसको। इसके बाद हम ऐसे ही करते जाएंगे इसको सॉल्व। तो अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 2/3 इंटू, यहाँ पर इक्वल में आपका 18, ये आपका 3x एज इट इज। अब ये इधर चला जाएगा तो 18 इंटू 3/2, तो ये कट गया इससे, 9×3 = 27, और इक्वल में कितना आ रहा है, 3x। अब देखिए 3x इक्वल टू कितना आ गया, 27। अब मैं इसको कंपेयर करना है, बेस दोनों को सेम करना है, तो मैं इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो x की पावर को आप कंपेयर कर दिया पावर से, तो कितनी आ गई x की वैल्यू, 3। अब x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, बट क्वेश्चन को क्या चाहिए, x की पावर 3 पे। तो जो वैल्यू आई है 3, उसकी पावर ही 3, उसको सॉल्व करके बताना आपको कितना आएगा। तो 3 इंटू 3 और 3, तो कितना आ जाएगा, 27। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब इसी तरीके से अगर आपको 27 वाला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, बट इसका करेक्ट आंसर आपका 27 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि हमें एक फंक्शन दे रखा है ये, और हमें बताना है सॉल्व करके इसका मान कितना आएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैसे करना है, x+1+1/x=2। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप इधर क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 1 = 2x हो जाएगा। अब 2x होने के बाद x² की वैल्यू एज इट इज, यहाँ पर ये आके x हो जाएगा, और ये +1 = 0। अब यहाँ पे आप फैक्टराइज कर लो इसको, -x कर दिया मैंने, +1 = 0। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो गया, तो x कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर x कॉमन होने के बाद यहाँ 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये हो गई। अब यहाँ से जो वैल्यूज बन रही है मेरी, क्या क्या बन रही है देखते हैं, इक्वल। तो x की वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 1। जो मेरी x की वैल्यू आ रही है 1, तो अब मेरे को इस फंक्शन में रख के बताना है कि आंसर हमारा जो क्या आएगा। तो मैंने अगर इसकी जगह 1 रख दिया, तो 1 का अगर स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो 1 का, तो हमेशा रहता क्या है, 1 ही रहता है। तो 1 + 1 इक्वल में आपका आंसर कितना आने वाला है, 2। तो जो 2 ऑप्शन नंबर हमारा बी में सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले लिए 250 रुपए के। अब 40 दर्जन केले लिए हैं कितने रुपए में, 250 रुपए में। 250 रुपए में लिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। उनमें से 30 केले सड़े थे और उन्हें बेचा नहीं जा सकता। उसे शेष केले प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो अब आपको यह बताना है कि जो बचे हुए केले हैं, 30 केले माइनस करने के बाद, उन केलों को वो कितने प्रॉफिट पर बेचे कि
कितने रुपीस पर बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये हमें क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखते हैं सबसे पहले। अब 40 दर्जन है, इसमें केले टोटल कितने होंगे, कैसे पता करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, क्योंकि एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं। तो 480 केले हो गए टोटल हमारे। 480 केले आए हैं हमारे कितने के, 250 के। लेकिन इसमें से 30 केले तो आपके क्या निकल चुके हैं, सड़े, जो बिक नहीं सकते। तो बेचने लायक जो केले बचे हैं आपके पास, कितने बचे हैं, 150। अब ये तो 150 केले बचे हैं आपके पास। अब केले 150 बचे हैं, यहाँ पर ये 250 रुपए के ही हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको दर्जन में चेंज कर लो, दर्जन में चेंज करोगे, दर्जन में चेंज कर लिया अब आपने। अब आपको ये पता करना है कि एक दर्जन की वैल्यू क्या है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 250 से जाकर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं, ये लो मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अब ये आ गई मेरी एक दर्जन की वैल्यू। अब एक दर्जन की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, लेकिन मेरे को कितने परसेंट पे बेचना है, 20% लाभ चाहिए मेरे को। तो 20% लाभ चाहिए, तो 120/100 रखना पड़ेगा इंटू में। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इधर, ये 5 के टेबल से कैंसिल हो गया, ये 9 बार में कैंसिल हो गया 5 के टेबल में। अब इसके बाद ये 5 से 2 पे कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद ये 2 से ये 12 कैंसिल हो गया 6 पे। फिर अब देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो गया 3, और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। फिर ये 3 के टेबल से 6 भी कैंसिल हो गया। अब 2 और 4 बचे, 2 इंटू 4 करोगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 8। तो अब जो एक दर्जन की वैल्यू उसको बेचनी पड़ेगी कितने रुपए, 8 रुपए दर्जन के हिसाब से केलों को बेचना पड़ेगा, ताकि उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन बच्चों के मोस्टली ये आंसर नहीं निकाल पाते, उनको टफ लगते हैं काफी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, 15 जो मैन है उनको कितने दिन लगते हैं एक काम को करने को, 20 डेज में करते हैं। अब 15 आदमी एक कार्य को 20 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, और उसी कार्य को 24 महिलाएं मिलकर भी कितने दिनों में कर रही हैं, 20 दिनों में ही पूरा कर पा रही हैं। तो मतलब ये है जो काम है टोटल वो दोनों का क्या है, बराबर। तो मैं क्यों ना यहाँ से ये पता कर लूं। और अब हमें यहाँ पर बताना है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगी। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। तो 15m = 24f रख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही डेज ले रहे हैं काम करने के। तो यहाँ से 5 के टेबल 3 के टेबल से काट दो इसको। तो 5m = आ गया आपका 8f। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो ना कि जो आपके 5 पुरुष काम कर सकते हैं वो उतना काम कौन करेगा, 8 महिलाएं काम करेंगी उतना। तो अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो 10 मैन है प्लस में आपके कितनी 8 महिलाएं हैं, वो कितने दिनों में इस काम को कर लेंगी। तो कर लेते हैं इसका पता, 10 पुरुष ऐसे ही रख देते हैं। अब आपको पता है 8 महिलाओं की वैल्यू किसके बराबर है, 5 पुरुषों के बराबर। तो मैं इस 8 की जगह क्या रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ। 10 और 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15 पुरुष। और 15 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं, हमें पहले ही पता है कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिनों में। तो ये कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा इनका, 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से समझते हैं। एक ग्रुप है जिसमें 7 व्यक्ति हैं। अब 7 व्यक्ति हैं, उनका औसत दे रखा आपको 30 वर्ष। और एक ग्रुप है जिसमें 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत दे रखा आपको 31। अब आपको यह बताना है जो दो ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है। अब आपको यह बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो 7 व्यक्तियों का औसत दे रहेगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 7 सदस्यों का सबसे पहले योग निकालना पड़ेगा कि कितना उनका सम है। तो सबसे पहले मैं आपको योग निकाल के दिखा देता हूं। 7 सदस्यों का योग कैसे निकलेगा, 7 × 30 कितना आ गया आपका, 210। इसके बाद 5 सदस्यों का भी देख लेते हैं। तो 5 सदस्यों का योग भी देख लेते हैं कितना आएगा, 5 इंटू औसत कितना दे रखा है, 31। तो कितना आ रहा है, 155। 155 आ गया। अब इसके बाद आपसे 2 व्यक्तियों का पूछा था, तो 2 व्यक्तियों को कैसे निकलेगा। आप अगर 210 में से 155 को माइनस कर दोगे, तो आपका जो बचा होगा वो 2 व्यक्तियों का होगा। तो कितना बच रहा है आपका यहाँ पर आंसर, ये आपका बचेगा 5, और यहाँ से भी आपका बचेगा 5/2। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब ये देखिए, ये आपकी वैल्यू जो आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है। ये आपकी वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। ये फ्रैक्शन में आ रहा है आपका। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है आपकी, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, किसी कार्य को ए एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी
एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। अब बी उसी कार्य को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है एक दिन के अंदर। सी, अब सी की बात देखते हैं। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। तो सबसे ज्यादा काम यहां पर कौन कर रहा है? अब यहां पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैसे कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा है? सी। तो सी को आप सबसे ज्यादा मान लो 4 कार्य, मान लिया मैंने 4 कार्य सी कर रहा है। अब इसका आधा कार्य कौन कर रहा था? बी कर रहा था। और बी का आधा कार्य कौन कर रहा था? ए कर रहा था। ये हो गया रेशो। तो दोनों तीनों का रेशो क्या आ गया हमारा? 1:2:4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? सी। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिनमें बच्चे लिए बैठे रहते हैं सॉल्व करने में। इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, सिर्फ मैंने सी का वैल्यू मान लिया ऐसा, जो उसका आधा करा तो बी हो गया और उसका आधा करा तो हमारा ए हो गया। अगर आप इसको एक्स के थ्रू करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इजी तरीके से करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको अलग मेथड से कराता हूँ जो आसानी से आप सॉल्व कर पाओ। देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपसे, और साइन 45 डिग्री की, और साइन 30 डिग्री की, ये तीनों वैल्यूज हैं। और इनटू में आपको क्या दे रखा है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू। अब आपसे क्या बोला इधर, कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज को याद करना जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन की, कॉस की, टेन की वैल्यू नहीं पता तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए पेपर में जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को जरूर याद कर लेना सब। तो देखिए मेरे को तो याद है तो इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ। कॉस 0 पे होता है हमारा 1, कॉस 45 पे होता है √1/√2, और cos 30 पे होता है हमारा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर cos 90 पे होता है हमारा 1, cos 45 पे दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है, साइन की भी cos की भी, और cos 60 पे होता है हमारा 1/2। ये आ गई दोनों की वैल्यू। अब दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। इस तरह वाले ब्रैकेट का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 2√2। ये आ गया। अब इसके बाद 2√2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 2, प्लस में √2। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2√2 आ गया, यहाँ पर 2√2 प्लस में, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का निशान है यहाँ पर, -2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी +√2। अब इन सबको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब √2 वाले √2 में एडजस्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2, और यहाँ पर आ गया आपका +2 अपॉन में 2√2 आ गया। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा 3√2 आ रहा है, और यहाँ पर मेरी वैल्यू बच रही है वो माइनस में बच रही है, और अपॉन में 2√2। अब देखो सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर वाला ब्रैकेट ऊपर वाले से, और देखो एक चीज, एक ब्रैकेट आपका प्लस में बन रहा है, एक ब्रैकेट आपका माइनस बन रहा है, तो सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई थी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जब मैं स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, 9 × 3 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 9 × 3। ये मैंने फर्स्ट वाले का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब मैं सेकंड वाले का देखता हूँ, सेकंड वाले का 4, और अपॉन में मेरी जो वैल्यू आने वाली है इंटू करके 4 × 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 27 - 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ पर आपका बचेगा 23/8। 23/8 ये हमारा आंसर दोस्तों गलत है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। हाँ यहाँ पर देखो गड़बड़ है, यहाँ पर आपका कितना आना था, 2 आना था, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 18 आएगी। अब 18 में से 4 गया तो यहाँ पर कितना बचना था, 14। अब इसको आप करोगे कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा, 7/4। ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, 30% एल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया है। घोल में जल का प्रतिशत, अब आपसे क्या पूछा, जल का प्रतिशत पूछा है, और उसके अंदर आपको बता दिया कितना परसेंट एल्कोहल है, 30%। अब मेरे को ये पता है 30% एल्कोहल है तो पानी कितने परसेंट होगा, 70% पानी होगा। अब 70% पानी है कितने मिश्रण में, 6 लीटर में। तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितनी आ रही है मेरी वैल्यू। तो कितना पानी का परसेंट आ गया, 4.2। 4.2 लीटर इसके अंदर क्या है, पानी है। अब मेरे से पूछा ही क्या था, पानी का परसेंटेज ही तो पूछा है। अब पानी का परसेंटेज पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को अपॉन में मेरे को पता है टोटल मेरा मिश्रण कितना है, 6 + 1, टोटल मिश्रण हो गया मेरा 7, इंटू परसेंटेज में बताना है तो इंटू कर दिया। 7 से काट दो, 0.6, 0.6 × 100 कितना आ जाएगा, 60%।
तो हमारा जो पानी का परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया 60%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपको पक्का आने वाले पेपर के अंदर 3 से 4। तो आप लीनियर इक्वेशन को अपना करके जाना अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब होता है जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ जा रहा है, अनुप्रवाह से चलाता है और 8 घंटों में लौटता है। अब एक आदमी यहां से गया और यूं जाते जाते वहां गया, फिर वहां से वापसी भी आया। तो एक बार तो गया अनुप्रवाह से, और एक बार जब धारा इस तरफ बह रही है और व्यक्ति को जाना इस तरफ, पानी का फ्लो इस तरफ है और जाना इस तरफ है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों। इस केस में आपको देखो इक्वेशन कैसे बनती है। 30, सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं जिससे आपको आसानी होगी। 8 घंटे में लौटा, यदि स्थिर, स्थिर में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। अब नौका की चाल कितनी है, धारा की चाल से 4 गुना, धारा ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसको ही लिख लेते हैं, माना धारा की चाल कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। इसके बाद हमें क्या है, नौका की चाल माननी पड़ेगी। तो नौका की चाल भी मान लेते हैं। क्या बोला था, इससे कितनी है 4 गुना। अब 30/4x+x, और यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 मिनट, 30/4x-x, क्योंकि जब विपरीत जाएगा तो माइनस होती है स्पीड, और 8 घंटे का टाइम ले रहे हैं दोनों। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, ये आ गया 5x, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 30/3x। अब 8, यहाँ पर देखो 5 से मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 6/x। यहाँ पर भी ऐसे ही, ये 3 से मैंने कैंसिल कर दिया तो 10/x। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको ये सारी एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर दिया। शॉर्टकट भी कर सकते हैं लेकिन शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ काफी वीक है। तो इसलिए हमें सबका ध्यान रखते हुए करानी है सब चीजों को, ताकि सबका पेपर क्लियर हो सके। ऐसा नहीं है। तो इसके बाद आप देखिए, अब इस स्टेप को करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16/x, और इक्वल में आपका है 8। अब ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 16/8। तो यहाँ से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी किसकी स्पीड, धारा की, जो हमने लेट करी थी। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सेम तरीके से कर सकते हो सबके आंसर। तो आपको ये तरीके काफी अच्छे हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका आंसर फास्ट तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके मैथ के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर आपके इन 25 क्वेश्चनों में अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, और आपके सिलेक्शन को इन्हीं पर डिपेंड है कि अगर आपके मैथ के 25 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी, मैथ, इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों को आपको करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू ये दे रखी है आपको, फिर यहाँ पर y की वैल्यू ये दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, a + cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है इसका x का। तो x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका x² क्या आएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं। अब a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं। सबको आती होगी आइडेंटिटी, ये बहुत छोटी चीज़ है इसलिए मैं नहीं बता रहा इतना ज़्यादा डीपली, क्योंकि ये सबको आई होप आती होगी। अब देखिए मैंने ये लगा दी आइडेंटिटी इसमें, और ये आपका आंसर आ रहा है कॉस थीटा, और ये आ गया आपका यहाँ पर b साइन थीटा। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। अब ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल लो, y की। तो y² की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y² की वैल्यू b cos थीटा प्लस a sin थीटा। अब इसका भी निकाल लेते हैं हम होल स्क्वायर करके। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू आ गई, और प्लस में आएगा आपका 2b cos थीटा, और यहाँ पर आपके आ गया a sin थीटा। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अब आपको क्या बोला था, x² + y² की वैल्यू को जोड़ के इन दोनों का बताना क्या आएगा। तो मैं जोड़ भी देता हूँ, क्या दिक्कत है, a² और cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई b² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा
और प्लस में आपका 2b कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा। अब देखिए ये इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू थी कैंसिल हो गई। अब देखिए अब आपका ए इसमें आ रहा है और ए इसमें आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। अब ए स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे तो आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पर बी कॉमन निकाल दो इन दोनों में, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया आपने, यहाँ पर भी आपका यही बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर। अब देखिए ए की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको आइडेंटिटी पता होगी ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे को, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो 1 से इंटू करोगे तो यही आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर भी ए 1 से इंटू करोगे तो यही आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आ रही है हमारी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 लड़कियों का एक ग्रुप जिसकी औसत आयु 15 वर्ष है और तथा 25 लड़कों का एक ग्रुप जिसकी औसत आयु 24 वर्ष है, दोनों ग्रुपों को मिलाने पर बने ग्रुप की औसत आयु होगी। अब क्या करना है आपको, दोनों की दो ग्रुप थे, दोनों का अलग अलग औसत दे रखा है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप दोनों को कंबाइन कर दो तो दोनों का औसत कितना आने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले एक एक का कितना आ रहा है, तो लड़कियों का योग, योग देखते हैं पहले लड़कियों का कितना आ रहा है, 20 लड़कियां हैं और 15 औसत था, तो इनको इंटू कर लेते हैं, कितना आ गया 300। इसके बाद लड़कों का देख लेते हैं, लड़कों का योग, लड़कों का योग कितना आ रहा है ये देखते हैं, तो लड़कों का एक 25 इंटू 24 कितना आएगा देखते हैं, तो 25 इंटू 24 करके देखते हैं, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, ये आपका आएगा कितना आ गया 600। अब आपसे क्या पूछा था, इन सब का योग करना था आपको, ये सब तो मैंने निकाल दिया, अब टोटल जो इन दोनों का योग करना था 300 प्लस 600, क्योंकि दोनों का योग पूछा। अब टोटल कितने हो गए, 20 तो लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 45, 900 बटे में 45 कितना आ जाएगा 20, तो कितनी आ गई उनकी एवरेज एज 20, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है, तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए, अब आपको यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, सेक दे रखी है, सेक की पावर 4 थीटा की वैल्यू ए है इधर, 1 माइनस साइन की पावर 4 और ए, और यहाँ पर आपका है 2 साइन स्क्वायर ए। अब आपको बताना है इसको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा। अब मैं सेक को ये लिख सकता हूँ, सेक को एक काम करते हैं हम ये लिखते हैं, सेक में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, सेक की पावर 4 ए। अब मैं चेंज करता हूँ, इसको चेंज कर लेते हैं इसको, तो ये मैं इसको ये लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 2 की पावर, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ आप सभी को पता चल रहा है कि जब यहाँ पर ए का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी मेरी, तो सेक की पावर 4 ए, यहाँ पर आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक बार आएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए दूसरे ब्रैकेट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई हमारी, जब एक ब्रैकेट आपका माइनस में ऐसे हो तो हमें क्या वैल्यू पता होती है, एक बार एक ब्रैकेट प्लस में एक बार एक ब्रैकेट माइनस में, यही वाली आइडेंटिटी यूज करी है मैंने, 2 साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए यहाँ से सेक की वैल्यू एज इट इज रख दी आपने, इसके बाद यहाँ से आप इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर, क्या होती है कॉस स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, अब कॉस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने इसको, अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2, अब मैं 10 को भी चेंज ही कर लेता हूँ, 10 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ठीक है चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर कॉस है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस में कर लेता हूँ इसको कन्वर्ट, तो 2 इंटू कॉस की पावर 2, तो एक कॉस की पावर एक से कॉस की पावर एक को मैं क्या कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पर कॉस की पावर 2 ए है, ये एच वैल्यू चलती रहेगी मेरी, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 साइन ए स्क्वायर और नीचे आपका कॉस ए स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका आ गया पूरे के कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दोनों जगह
सेम वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब 2 साइन स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो अब आपकी वैल्यू आने वाली है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आप सभी को ये पता ना चल रहा हो कि ये वैल्यू कैसे आती है, तो आप सभी को ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए दोस्तों। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो अगर यहाँ से मेरे को साइन की वैल्यू कॉस की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर इधर ही रहेगा, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को ये वाली आइडेंटिटी मिली है कि 1 - साइन स्क्वायर की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर। इसलिए मैंने सब जगह ये वाली वैल्यू रखी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ये भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और ट्रिग्नोमेट्री आप सबके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा था। अब मैं इस 4 को, ये 5 इधर इनटू में, मैं इसको डिवाइड में भेज देता हूँ उस साइड, ये डिवाइड में आ गया। अब आपको यहाँ से 10 की वैल्यू पता चल गई। अब मैं यहाँ फंक्शन देखता हूँ, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन की वैल्यू है 5 7 साइन ए माइनस 3 कॉस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस 2 कॉस ए। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी किससे डिवाइड कर लेता हूँ, कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, साइन अपॉन कॉस आप सभी को पता होना चाहिए। साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है हमारी 10। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, टेन थीटा। तो यहाँ से मैं इसको कॉस से पूरी को डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी टेन ए, और यहाँ पर ये कॉस से कॉस रहेगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा ऊपर। अब यहाँ पर भी ऐसे ही मैंने करा, कॉस से डिवाइड करा तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 a + 2, ये आ गई वैल्यू। अब आपके पास 10 a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास कितनी है, 4/5। इसके अंदर पुट कर देते हैं 4/5। अब 4/5 पुट कर दिया मैंने, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पर भी पुट कर देते हैं 4/5 +2। अब यहाँ से देखिए, अब आपकी जो यहाँ पर वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 4 - 3 अपॉन में जो आपका यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 10 14/5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 1, और ये 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे 14। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है 5/14, 5/14। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका दोस्तों। इससे बड़ा मेथड था वो ट्रायंगल वाला, उससे करते तो काफ़ी टाइम लग जाता। ट्रायंगल वाले मेथड से भी करा सकते थे, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है जिसको आप जल्दी से करके अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लंबवृत्तीय सिलेंडर के आयतन के बराबर है। अब सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 और 20 है। यदि शंकु की ऊंचाई 108 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब आपको पहली ही लाइन में बता दिया है कि जो शंकु का आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है, R1 इसको मान लेता हूँ और H1 इसको मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ये किसके आयतन के बराबर बोला है क्वेश्चन ने, ये हमें बोल दिया। तो हमें बेलन का आयतन पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसको H2 मान लेते हैं। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया सीधा सीधा, पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेशन ही क्यों बड़ी करनी है हमें। इसके बाद आर, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है, नहीं दे रखी, वही तो निकालना है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो इसको एज इट इज छोड़ो। ऊंचाई हमें दे रखी है शंकु कितनी दे रखी है, 108, पुट कर दिया। यहाँ से अब हमें यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमें दे रखी है त्रिज्या की वैल्यू। तो ये त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 20 × 20। ऊंचाई की वैल्यू कितनी है, 9, रख दी सारी वैल्यूज। अब यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर छोड़ो। अब यहाँ पर ये सारी चीजें जो इंटू हो रही हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही हैं वो जाके वहां पे इंटू हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो जो इंटू हो रही थी वो यहाँ पर आके क्या हो जाएंगी, डिवाइड, और जो इधर डिवाइड हो रही थी वो जाके उधर हो गई इंटू। अब देखो उसको 3 की टेबल से काट देते हैं, कितना आ रहा है, 3 6 आ गया ये हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 400 × 3 अपॉन में 36। अब यहाँ पर आर था तो स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। अब आपको पता होगा 400 किसका रूट होता है, 20 का, और 9 किसका रूट होता है, 3 का, और 36 किसका रूट होता है, 4 का। तो 4 के टेबल से काट दिया 20, 4 पंजे 20, और 20 और ये आ गया हमारा 3। तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमने कुछ गड़बड़ करी है दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या गड़बड़ करी है हमने,
क्या गड़बड़ कर रखी है? 20, 36 आएगा यहाँ पर, और ये 20 आया आपका, ये 3 आया, और ये 36, सॉरी देखा गड़बड़ थी ना यहाँ पर। यहाँ पर 6 आएगा आपका, और 6 से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, 6 से आप इसको काटो, 2 टाइम्स में गया, फिर 2 से इसको काटो, तो कितना आ रहा है हमारा आंसर? तो आर की वैल्यू जो हमारी आ गई, कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? सी इज करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 25% हो, तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत अधिक है? अब आपसे क्या बोला है? ए की आय है जो बी की आय से कितनी 25% क्या है? कम है। अब ए की आय जो बी की आय से, तो मैं पहले, मेरे को बी की आय नहीं पता, तो माना सबसे पहले बी की आय कितनी मान ली? बी की आय एक्स मान लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, इजी कैलकुलेशन रहेगी, 100 मान लेते हैं। इसके बाद अब आपको बोला था जो ए की आय है वो कितनी रहने वाली है बी की आय से? 25% कम, तो मतलब इसकी आय रही होगी 75। अब आपसे पूछा क्या है? ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है बी की आय? ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो तुलना करनी है आपको, बी की आय से कितनी अधिक है। तो आप सभी को पता है 75 इसकी आय है, और ये 25 अधिक थी, इससे 25 अधिक थी। इसके बाद हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 100/3, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ रहा है 331/3, तो 33 सही 1/3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले देखिए, दोनों में ये कॉमन आ रहा है 3.20, तो 3.20 क्यों ना मैं कॉमन निकाल लूँ पहले ही। 3.20 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब 3.20 को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? 3.25, 3.25 माइनस 3.05, ये वैल्यू आ गई। और अपॉन में मेरी क्या वैल्यू आ रही है? 0.64। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3.02, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आंसर आ रहा है? 0.2, और अपॉन में यही वैल्यू आ रही है। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, इनमें सबके पॉइंट हटा दो, जितने जितने जिसमें पॉइंट है हटा देते हैं, पूरी वैल्यू सेम लिख देता हूं मैं। नीचे कितने पॉइंट थे? 3 पॉइंट थे, ऊपर आ गए। अब ऊपर कितने? 2 इधर 2 इधर, 4 पॉइंट नीचे आ गए। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कैंसिल हो गई एस्टेट, एक जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गई। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो गया 32, 32 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा हमें ये बताना है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, 15 वस्तुओं का क्या दे रखा आपको? सीपी, और वो कितनी? 20 वस्तुओं के एसपी के क्या था? बराबर था। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/15। इसको काट दो, तो आपकी जो सीपी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? सीपी की वैल्यू आपकी आ गई सीपी अपॉन एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। मतलब आपने 4 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच रखा है? 3 रुपए में सेल कर रखा है। तो आपको यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? लॉस परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज आपका कितने का हो गया? 1 रुपए का। और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको नीचे रखते हैं, और इंटू में 100 करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका? यहाँ से 4 से डिवाइड करो, ये आ गया आपका 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका? डी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंदु और लखवीर की वर्तमान आयु क्रम से अनुपात है। तो इंदु है, इंदु की वर्तमान आयु दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है वर्तमान आयु? 5, तो हम इसको 5x मान लेते हैं। इसके बाद लखवीर की दे रखी है, इसको भी मान लेते हैं। लखवीर की कितनी मान ली हमने? 7x। ये आगे रेशो में। अब इसने क्या बोला? 8 वर्ष बाद इंदु की आयु 28 वर्ष होगी, 6 वर्ष पहले लखवीर की आयु क्या थी? ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब इंदु की आयु उसने बताया कि 8 वर्ष बाद, तो इंदु की आयु हमारे पास पहले कितनी है? अब उसमें 8 जोड़ेंगे तो हमारी 28 एज होनी चाहिए ना। तो यहाँ से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। 20, 5x, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20/5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे को अगर वर्तमान आयु पता करनी है इंदु की, तो कितनी थी? इंदु की वर्तमान आयु अगर मैं पता करता हूँ तो 5 × 4, तो कितनी साल की आ गई? 20 साल की। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को अगर लखबीर की आयु पता करनी है,
लखबीर की कितनी होगी, तो कैसे 7 × 4, 7 चौक 28, 28। बट उसने क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले कितनी थी, तो 6 माइनस कर देंगे 6 वर्ष पहले के लिए, तो कितनी आ गई, 22 साल की आ गई लखबीर की आयु। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो 22 साल, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारी चीजों को करना है। अब आपसे क्या पूछा है, 72 का स्क्वायर करना है आपको और वर्ग घटाने पर उत्तर ये बचे। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग अगर 72 के स्क्वायर में से घटा दें तो इनमें से कोई संख्या आने के चांसेस हैं क्या। अगर इनमें से करते हैं, अगर इनमें से कोई संख्या अगर माइनस करें तो क्या ये आ सकता है हमारा आंसर, चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही हम। तो अगर 72 का स्क्वायर में करता हूं, देखते हैं 72 का स्क्वायर कितना आएगा। 72 का स्क्वायर करा 4, एक मिनट, ये देखिए दोबारा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 4, फिर यहाँ से आपका जगह 14, फिर आपको इसको करना है, ये देखिए टोटल करा 815, ये आपका आ गया 72 का स्क्वायर। अब मैं 49 का, क्योंकि इन दोनों वर्डों का तो करने का कोई मतलब ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आएंगे, तो मैं 49 का ही करके देख लेता हूँ सबसे पहले। तो 49 का करा मैंने, कितना आ रहा है, 1 8 कैरी, 36 36 और 44, 36 का 6 हासिल 3, 19। तो यहाँ पर आ गया 1 0, फिर एक कैरी गया, मतलब में 24। तो अब इसको माइनस करके देखते हैं क्या वही हमारा आंसर आ रहा है, 3 8 7 और यहाँ पर 2, 27 83, 27 83 नहीं आ रहा, 25 83 आ रहा है। तो हमारा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको देखना होता है कि दो अक्षर जो दे रखे हैं उनको क्या क्या करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपने ए अक्षर को मान लो 137 और बी अक्षर को मान लो आप, इन क्वेश्चनों को करने का ये सबसे आसान तरीका होता है। बी अक्षर को मान लो आप 133, मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना इन क्वेश्चनों को, सीधा आपको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है आपका, ये है, तो हमने इसको क्या मान रखा, ए, तो ए मान रखा है, तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर भी ए आ गया और यहाँ पर भी ए आ गया। अब यहाँ पर क्या है, आपकी बी वैल्यू है। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, बी की आएगी और यहाँ पर भी बी की वैल्यू आएगी। तो अब सॉल्व करते जाते हैं इसको, जैसे जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू ए और यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी बी बी। अब देखते हैं इनको सॉल्व करके आपका आंसर क्या आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, और इन दोनों को अगर इंटू कर रहे हैं तो ए इंटू बी, और यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए बी स्क्वायर। और अपॉन में देखते हैं, एक बार 3 × 1 1 इंटू ए इंटू हो रहे हैं और एक बार बी बी इंटू हो रहे हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, क्यूब आएगी, क्यूब, क्योंकि 3 बार थे, ये क्यूब आएगी। अब यहाँ पर देखो, अब आपको ये क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्यूब की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये देखिए सीधा सीधा हमारी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी क्यूब की। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ऊपर वाली वैल्यू तो मेरी एज इट इज रहेगी, ए प्लस बी और बी स्क्वायर, अपॉन में इसकी जगह मैं ए स्क्वायर, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो ए माइनस बी, और यहाँ पर मैंने कर दिया ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस मैंने कर दिया बी का स्क्वायर। तो अगर मैंने इनको कर दिया तो अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो अब क्या वैल्यू आपकी बन रही है, यहाँ पर ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी थी 137, माइनस करना आपको बी को, माइनस कर दिया। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है नेट कितनी आ रही है, 1/4। तो 1/4 ऑप्शन है, यस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फटाफट आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे कितना टाइम वेस्ट होगा, 2 मिनट के अंदर आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है हमेशा सॉल्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 संगीत लिया, 18 विद्यार्थियों ने क्या लिया, संगीत लिया है। अब 26 ने क्या लिया है, कला लिया है, और 2 ने कला और संगीत दोनों लिए हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थियों ने ना संगीत और ना कला, तो मतलब आपको ये बताना है कि जिसने कुछ भी नहीं लिया, ना संगीत लिया ना कला लिया है। तो आप देखो दोनों विद्यार्थी देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है किन से, संगीत वाले। तो संगीत वाले विद्यार्थी कितने, जिन्होंने संगीत लिया कितने विद्यार्थी थे, 18। इसके बाद जो कला वाले विद्यार्थी थे वो कितने थे, 26। अगर मैं दोनों का टोटल करता हूं तो कितना आ रहा है मेरा, 44। अब 44 में से दो तो वही कॉमन आ गए क्योंकि उन दोनों इन्हीं में काउंट हो चुके हैं, तो 42 बच रहे हैं। अब बचे हुए 50 में से
अगर 50 में से मैं 42 को माइनस कर दूं तो बचे हुए कितने बच्चे हो गए? 8 बच्चे। 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? शालिनी को एक परीक्षा में 625 में से 436 अंक प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। परीक्षा में उसे लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले? अब आपको ये तो सबको आता होगा, टोटल जितने भी अंक होते हैं हमारे हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। जितने अंक प्राप्त होते हैं परसेंटेज निकालना सबको आता है, अपने पेपर में आपने निकाला होगा 9वीं में 10वीं में। और इंटू 100 करते हैं, यही करते थे ना आज तक। काट दो इसको 4, और यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है ये आपका? 25 बार में। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 4 6 24, 2, फिर 4 3 12, 14, फिर इसके बाद 1, 16 17। अब इसको 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 से डिवाइड करा लेते हैं। 17 44 को देखते कितना आ रहा है। तो 25 से अगर आप इसको करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में ही जाएगा, क्योंकि 175 तो ज़्यादा हो रहा है। 6 बार में क्या? तो 24 बच रहा है। अब 24 तो जाएगा नहीं, ऊपर से 4 उतरा। अब कितने बार में जा रहा है ये इससे? अब इससे जा रहा है 9 बार में। तो 9 बार में जाएगा, कितना आएगा? 225। तो 225 निकालना है आपको इसमें। तो 225 आएगा आपका कितना? माइनस करके आपकी यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी 9, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1। तो 19 बच रहा है। अब यहाँ पर जाएगा नहीं, तो पॉइंट जीरो लग गया यहाँ पर। अब ये कितनी बार में जाएगा आपका? 175। ये आपका जा रहा है 7 बार में 175। माइनस कर दो आप इसमें से भी, तो अब इसमें से माइनस करोगे तो 5, और यहाँ पर बचेगा आपका 1। 15 आ गया। अब यहाँ पर आप अगर 5 लेते हो, यहाँ पर 150 आपका कितनी बार में आ जाएगा? 6 बार में आ जाएगा। तो पूरा पूरा सीधा सीधा जा रहा है, खत्म। तो आपका ये कितना आ रहा है? लगभग इतना आ रहा है। तो ये लगभग किसके बराबर है आपका? 70% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्योंकि बोला है लगभग, अगर लगभग नहीं बोलेगा तो फिर एक्यूरेट आंसर आएगा, बट क्वेश्चन ने बोला है एक्यूरेट नहीं, लगभग में आएगा। तो लगभग में हमारा ये 70 के आसपास है, तो 70 के आसपास है, इसलिए 70 आंसर है हमारा। अब देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए और अनुपात निकालना हो तो कैसे करते हैं? देखिए, अब ए का अनुपात आपको कितना बोल रखा है? जो 4/5 है वो किसका? बी का। और यहाँ पर क्या बोल रखा है? सी का, जो बी का अनुपात है वो कितना है? सी से 5/2 है। किससे? सी से। और जो सी का, अब दो का ही दे रखा है आपको, ए का बी का दोनों का दे रखा है, और निकालना किसका है? सी और ए का अनुपात निकालना। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ए अनुपात बी हो जाएगा यहाँ पर, और इक्वल में आ जाएगा 4/5 ऐसे ही, और यहाँ पर बी अपॉन सी हो जाएगा, और ये 5/3। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरी वैल्यूज क्या क्या बन रही है, लिख देता हूँ एक बार। वैल्यू यहाँ पर मेरी बन रही है 4, और यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 3। अब मेरे से वैल्यू क्या पूछी थी उसने? ए और सी का अनुपात। ए और सी का अनुपात, तो ए और सी का अनुपात देखो क्या दिख रहा है आपको? ए और सी का अनुपात कितना आ रहा है? ए और सी का अनुपात कितना आ रहा है? देखिए, ए का अनुपात ये रहा, और सी का अनुपात ये रहा। बट ये तो हमारा गलत आ रहा है। देखो, कुछ दिक्कत करी होगी हमने कहीं ना कहीं पक्का। क्या बोला था? बी का 1/4, 4/5 है, और सी का 5/2। बी सी का 5/2 है। तो ओहो, ये देखो यहाँ पर गलती कर रखी ना, यहाँ पर 2 था। कितना था? 2। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? 2। अब आपसे क्या पूछा है? इन दोनों का ही पूछा था। क्या पूछा था? कि ए और सी का अनुपात। तो ए और सी का अनुपात कितना कितना आ रहा है? ए की वैल्यू 4 आ रही है और सी की वैल्यू 2 आ रही है, दोनों को काट दो। कितना आ गया? 2/1। तो आंसर आपका आ गया 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होती इन क्वेश्चनों में, थोड़ा ध्यान से करना होगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस होते हैं पूरे पूरे इनमें। नेक्स्ट, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, और त्रिभुज की संगत लंबाई या लंब क्या होगा? अब आपको ये बताना। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। और वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। अब 1/2 में रख देता हूँ। हाइट की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, बेस मेरे को पहले से दे रखा 8। पाई की वैल्यू खाली छोड़ देते, क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर किसकी फॉर्म में चाहिए? पाई की फॉर्म में चाहिए। आंसर के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आर, आर कितनी दे रखी है? 8। तो 8 × 8। अब यहाँ से देखो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरा बचा h, और यहाँ पर ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ जाएगा? 16 पाई। तो जो मेरी हाइट की वैल्यू थी कितनी आ गई? 16 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? अब यहाँ पर a की पावर कितनी है? x, और डिवाइड बाय a की पावर 2 इक्वल में 1 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अब दोनों का बेस सेम है, a, बट यहाँ पर आपको पता है कि अगर पावर डिवाइड हो रही हो तो क्या हो जाता है? पावर गेट सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट हो गई 1।
अब आप सभी को ये पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। कितने बच्चों को ये पता था कि किसी भी चीज की अगर पावर जीरो हो तो उसका आंसर कितना होता है, वन होता है, आप सभी को पता है। तो मैं क्यों ना इसको ए की पावर जीरो लिख दूं। ये आइडेंटिटी है दोस्तों। आप ये सोच रहे हो ये कैसे लिख दिया सर ने, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां से अब मैंने क्या करा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि मेरे को पता है यूपीपीसीएल के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विदाउट मैथ होंगे, तो उनके लिए ये सब चीजें बताई जा रही है इतनी ज्यादा डिटेल में। अब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। खत्म क्वेश्चन। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या दे रखा है, वन बाय टू। इसकी पावर क्या दे रखी है आपको, माइनस में वन बाय टू। अब जिसकी पावर अगर माइनस में दे रखी हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो टू ऊपर वन नीचे, और पावर क्या हो गई, अब पॉजिटिव हो गई। अगर मैं इसका, जिसकी पावर हाफ होती है तो उसका मतलब क्या है, रूट। तो रूट टू आ गया इसका आंसर, तो रूट टू इसका आंसर होगा, राइट। तो रूट टू आ गया इसका आंसर, खत्म। इसके ऑप्शन नहीं है, आप देख लेना बुक में से, या मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपको ऑप्शन लगा के दे दूंगा, बाई चांस मैं भूल गया हूँ इसमें ऑप्शन लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे क्या बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब 10 अभाज्य संख्या, आपको यह पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। कभी एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो कभी भी एक को तो कभी भी काउंट मत करना दोस्तों। अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, और इसके बाद हो गया हमारा 17, फिर 19, फिर 23। और देखिए और क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और आएगी अभी। अब एक और सोचो, 25 हो नहीं सकता, 24 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29। अब देखिए ये सारी संख्या हो गई, अब इनका क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है। सबका टोटल करो, सबका टोटल करते कितना आ रहा है, सबका टोटल करो कितना आ रहा है, 129 बटे 10, तो कितना आ जाएगा, 12.9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 10%, 20% और 40% की छूट दी जा रही है। अब आपको ये बताना है कैसे, किस चीज में इतनी छूट मिली है। ये शायद डबल हो गया है, ये मैं आपको ऑलरेडी सेट करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, नहीं कराया तो एक बार देख लेते हैं। तो आप वस्तु को मान लेते हैं 100। अब 100 में से क्या है आपका, देखो 100 का आपको कितना परसेंट छूट मिल रही है, पहले 10%। फिर आपको 100 में से कितनी मिल रही है, 20% मिलेगी, तो 80/100 हो जाएगा। फिर आपको मिलेगी 40%, तो कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 100, यहाँ से जीरो से आप देखो जीरो काट सकते हो, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, और जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पर सबका एक एक जीरो मैंने काट दिया। अब एक जीरो से मैं ये एक्स्ट्रा जीरो वाला भी काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने काट दिया है। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं पूरा ही साफ साफ लिख देता हूँ। कितनी जीरो थी ऊपर, 2, 3, 5, 5 जीरो मेरी भी कट जाएंगी, एक जीरो बस बचेगी मेरे पास। 5 जीरो कटने के बाद यहाँ पर बचेगा 9, 8, 6, 9, 8, 6, और यहाँ पर अपॉन में बचा 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अब क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर आंसर, ये आ गया मेरा, पॉइंट करूंगा तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 56.8%। 56.8%, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस उसे 150 मीटर आगे उसी दिशा में चल रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ सकती है, या पकड़ती है। ट्रक की चाल बताएं। अब आपको ये बताना है कि हमारी जो बस है उसकी चाल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है तो अब मेरे को ये पता चल गया, यहाँ से मैं इसकी स्पीड पता कर सकता हूँ किसकी, तो 150/30 कर देता हूँ। और आपको पता है ये सापेक्ष है, क्योंकि जब कोई चीज एक ही दिशा में चलती है तो क्या करना पड़ता है, 45 - x। ये मैं x मान लेता हूँ किसकी, ट्रक की चाल। तो मैंने जो ट्रक की चाल को क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये क्या है, आएगा मेरा मीटर पर सेकंड में आएगा। मेरे को तो आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर है मेरे सारे। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 करते हैं, ये याद रख लेना। तो 18/5 करते हैं हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए। और जब आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 करते हैं। बस ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद आपका देखो यहाँ से कट जाएगा ये, तो ये आपका आ गया यहाँ से 30/30 और इंटू 18 इक्वल में 45 - x।
30 से 30 कैंसिल हो गया, तो 18/45 माइनस एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा, ये 45 में से आपका 18 इधर आके माइनस हो गया, तो आपकी यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चल रहा होगा, ट्रक चल रहा था। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया हमारा, ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो इसका तो हम निकालेंगे तो कुछ आएगा 1.47 कुछ आता है इसका रूट, ये नहीं होगा। अब अगर मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर ये 16 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाता है, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 2 की पावर 4, अगर इसको अगर मैं 1/4 से सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर 1.42 आ रहा है कुछ फर्स्ट वाले का, इसका आंसर यह है। थर्ड वाले का देखते हैं, थर्ड वाले में हमें क्या बोला है, सेकंड वाला भूल गए हम। सेकंड वाले में देखते हैं, तो सेकंड वाला आपको कितना दे रखा है, 9, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो इसलिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 ही लिख सकता हूँ, और 1/3 है पहले से, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर कितना हो रहा है, 3/2 हो गया, ये देख लिया। अब यहाँ पर देख लेता हूँ सबसे बड़ी कौन सी लग रही है, यहाँ पर एक देखा मैंने, ये 2 की पावर, इसको लिख लेता हूँ 5, और ये हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कट गया, ये भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू आने के चांसेस हैं वो किस में आ सकते हैं, ये 3 वाली में आ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू हमारी ये ज़्यादा आएगी और ये सारी वैल्यूज तो छोटी छोटी आ रही है, तो हमारे 3 ऑप्शन तो छोटे ही हो गए, तो ऑफकोर्स यही ऑप्शन क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब आपको क्या बोला है, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर लेती हैं। अब 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, एक कार्य को कितने दिन में कर लेती हैं, 10 दिन में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 2 men प्लस 3 फीमेल्स कितने दिन में, 10 दिन में कर लेती है, ये ऐसे कर लेते हैं, M1 × D1 इक्वल में दूसरा आप कौन है, 3 पुरुष है, M2 × D2 इंटू 10 दिनों में कर रहे थे। अब कितने, 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, वो इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से सॉल्व करके दोनों की एफिशिएंसी को निकाल सकता हूँ कि कितनी कितनी एफिशिएंसी से कर रहे होंगे, तो 20M प्लस 30F इक्वल में आ जाएगा आपका 24M प्लस 16, यहाँ पर F है, सॉरी F 16F। अब देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 14F इक्वल में आ जाएगा आपका 4M, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो 7 और ये, तो 7F इक्वल में आ जाएगा आपका 2M आ गया। अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये मेरी जो 7F वैल्यू है वो किसकी है, 2M की वैल्यू है। यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल गई कि ये 7M की जगह में 2M, जितना 7 औरतें काम कर रही होंगी उतना 2 आदमी कर सकते हैं, ये मेरे को रेशियो पता चल गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिनों में काम को कर लेंगी। तो अब मेरे को पता है यहाँ 2 पुरुषों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पुरुषों की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 7 महिलाएं प्लस F, तो कितनी हो गई, 8 महिलाएं। अब 8 महिलाएं कितने दिनों में कर सकती हैं, अब काम तो उतना ही रहेगा ना, काम तो जो ये इतना कर रहे हैं, 2M प्लस 3F इंटू में 10, जितना ये कर रहे हैं उतना ही काम रहने वाला है, 8F इंटू डेज। अब यही तो निकालना है हमें, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20M प्लस 30F इक्वल में कितना आ जाएगा, 8F इंटू डी। अब यहाँ से देखो ये दोनों चीजें, अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा सॉल्व होके। अब यहाँ से इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ ना सीधा सीधा, अब मैं रुको यहीं से कर देता हूँ जब ये आसान रहेगा। 10, यहाँ पर मैं 2M की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 7F प्लस 3F, यहाँ से पुट कर दिया तो 10, और ये कितना हो जाएगा, 10F, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100F इक्वल में आपका आ रहा है 8F, तो 8F इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, डी कितने डेज में, तो F से F कैंसिल, और 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने डेज में आ रहा है, ये 12.5 दिन। कितने डेज लग जाएंगे, 12.5 दिन। 12.5 दिनों में ये आपकी इतनी महिलाएं ये काम को कर लेंगी। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना, पहले आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल देना, उसके बाद वो वैल्यू निकालने के बाद आप उसमें रिप्लेस कर देना, जो हमें बनाना था फंक्शन उसके अंदर मैंने उस वैल्यू को डाला, 8 आ गया। अब उसके डेज फाइंड आउट करने, तो डेज की वैल्यू पुट खाली छोड़ दी, और यहाँ से आप या तो इस फंक्शन को इक्वल रख लो या इसको इक्वल रख दो, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, 10% और 20% क्रमिक कटौती कितनी एक कटौती के समतुल्य है। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, समतुल्य निकालने का फॉर्मूला ये।
हमेशा आपके काम आने वाला है ये। तो देखिए एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 20 और एक्स इंटू 20 अपॉन में 100 और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए 2, तो 30 में से 2 गए तो कितना आ रहा है 28%। ये ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जब भी आपको समतुल्य निकालने के लिए आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ, तो एक्स मान लिया मैंने, अगर उसकी 8 साल पहले, अब उसने क्या बोला 8 साल पहले उसकी आयु, ठीक है 8 साल पहले उसकी आयु थी। अब इसके बाद देखते हैं अगर हम, तो क्या बोला है क्वेश्चन ने कि जो एक्स है वो क्या है एक्स है, एक्स प्लस 8 हो जाएगी, तो 8 साल जो प्रेजेंट की एज है उससे वो कितनी है 5/4 गुनी है उसकी एज। तो 5/4 गुनी निकाल देते हैं, तो 5x/4 और ये x उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो 4, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी x और यहाँ पर 8। अब 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी आ गई उसकी परसेंटेज, ये आ गई 8 साल पहले की एज। यहाँ पर हमने जो उसकी एज मान रखी है कितनी आ गई 8, 32 आ गई। अब 8 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, जब अभी की एज 32 है तो इधर की एज प्रेजेंट एज उसकी कितनी रही होगी अब 40, क्योंकि 8 साल पहले की एज हमने निकाल दी है एक्स। अब एक्स आ गई 32 साल, उस टाइम पे थी 8 साल पहले। अब उसकी प्रेजेंट में एज कितनी हो गई, प्रेजेंट में उसकी एज आ जाएगी 8 प्लस में करके, जो प्रेजेंट एज है वो यही तो है वर्तमान की आयु की, हमने क्या मानी है वर्तमान में उसकी आयु कितनी है x+8। तो अब उसकी जो एज है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 32, तो उसकी प्रेजेंट की एज कितनी आ गई 40 ईयर, 40 साल की। तो उसके पुत्र की आयु उसने क्या बोला था 1/10 है, उसकी एज की 1/10 है, तो उसकी पुत्र की आयु कितनी आ गई 4 साल। तो उसका पुत्र कितने साल का है 4 साल का, निकाल दिया हमने इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कभी भी इकाई का अंक निकालना हो, तो इकाई का अंक निकालना हो, कुछ भी पावर दे रखी हो तो उस पावर को किससे डिवाइड करना होता है 4 से, और रिमाइंडर जो बचता है उससे उस पावर को खोल देना होता है जो वैल्यू होती है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, और किसी की पावर भी 0 खोलते हैं तो आंसर क्या आता है 1, सिंपल। अब मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर आप देखो 3 की जगह यहाँ पर होता है 41, और अब आपसे ये पूछता है इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आप क्या करते हैं 41 को आप क्या करते हैं 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो जब 1 रिमाइंडर बच रहा है तो इसको 1 की पावर खोलोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3, तो 3 आएगा इसका यूनिट डिजिट। ऐसे आपको पता करना होता है, इसका यूनिट डिजिट आया 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ ले प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आ जाए या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आ जाए, या मध्य अनुपाती या फिर आपका तृतीय अनुपाती। तो मध्य अनुपाती निकालने का हमारे पास क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, इससे हमारा निकलता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालने का हमारे पास क्या होता है एक फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, जो हमें संख्या दे रखी होती है उन दोनों को गुणा कर दो। तो संख्या हमें क्या दे रखी है 5.6 मल्टीप्लाई 1.4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर 784, ये आ गया। और ये किसका रूट होता है आपका, ये होता है आपका, ये हो गया आपका किसका रूट, ये होता है 28 का। 2.8, 2.8 आ गया इसका आंसर। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो उसमें संख्या दे रखी होती है ए और बी, तो बी वाले नंबर का क्या करना होता है आपको डबल इंटू, बी वाले नंबर को बी वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई और ए वाले नंबर से डिवाइड। तो बी वाला नंबर क्या था हमारा इसमें 4, तो 4 × 4, और ए वाला नंबर क्या है 7, तो 4 16 आएगा और बटे में 7। तो अब इसको कर दो इससे डिवाइड, कितना आएगा हमारा इसका आंसर। अब ये और ये इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो ऐसे ही निकाल देते हैं, क्यों फालतू में मल्टीप्लाई करना। 16 बटे ये आ गया, अब 7 से कैंसिल हो गया 0.4, 0.4 आ गया। अब 0.4 को इसको मल्टीप्लाई करा दो 16 से, पॉइंट हट गया 2, 5, 32/5 कितना आ जाएगा 6.4, 6.4 ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कर लोगे अगर आपकी मैथ में थोड़ी बहुत भी अच्छा हाथ है आपका, आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आ रही हैं, आपको चीज़ें निकालने में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इजीली कर पाओगे मैथ का पेपर सॉल्व। अब देखिए आपसे क्या पूछा, निम्न में से कौन सी संख्या वर्गमूल है और एक परिमेय संख्या है। तो मैं निकाल के देख लेता हूँ, जिसका पूरा पूरा परफेक्ट रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, जिसका पॉइंट में आता रहेगा वो अपरिमेय संख्या है। तो निकालते हैं इसका, सबसे पहले 8
2 4, पीछे से पेयर बनते हैं इस पे, तो पीछे से पेयर बन गया, सिंगल पेयर रह गया। तो सबसे पहले 2 के टेबल से जाएगा 4, यहाँ पर 1 बचा, अब दोनों का पेयर एक साथ उतरेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखिए ये कितने में से जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो देखते हैं 4 से 4 करने पे कितना आ रहा है। 4 इंटू 4 करने पे आपका आंसर आएगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम आए या इसके बराबर आ जाए, ये ज़्यादा आ रहा है तो हम ये नहीं ले सकते। तो मैं लेके देखता हूँ, मैं इधर 4 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 और 8, ये थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3 लेके देखते हैं, 3 से आ जाए सर, ये ऐसे चेक करना पड़ता है दोस्तों। 9 और ये आ गया आपका 12, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ रहा है 129। अब 129 आ गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9, और यहाँ से आपके दोनों उतर जाएंगे एक साथ पेयर, और यहाँ पर आपका ये 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 6 और ये 4। ये जिसको रूट निकालने नहीं आती, ये तो दोस्तों सीखने पड़ेंगे आपको, इसका कोई चांस नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है कोई कि हम आपको सिखा दें, ये तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 से कितना आएगा शायद 4, 12 का 2 कैरी 1, 8 9, तो ये पूरा पूरा जा रहा है, किससे जा रहा है 2 से, तो 232 हमारा ये क्या आ जाएगा, पूरा पूरा इससे जा रहा है ये 2 से, तो ये हमारा पूरा पूरा आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखो ये आपकी जो वैल्यू आ गई, ये कितने का रूट है 2 3 2, 232 का ये क्या है, पूरा पूरा पूर्ण वर्गमूल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट, हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। अब ये सारे जरूर गलत होंगे, क्यों गलत होंगे, क्योंकि इन सब का जरूर पॉइंटों में निकलेगा। ऐसे ही करना आप सबका रूट और देखना किसका क्या निकल रहा है और चेक करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको, यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालनी है, हम एक्स की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखी है, ये वैल्यूज हो गई, और अपॉन में हमें क्या दे रखा है, इसके एक्स दे रखा है, और इक्वल में हो गया वाई अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इधर एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इंटू हो जाएगा इधर आके, फिर एक्स ऐसे एज इट इज वाई अपॉन एक्स। अब देखो, अब ये एक्स इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये सारी वैल्यूज। अब ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2 एक्स स्क्वायर हो गए, माइनस में 2 हो गया, इक्वल में वाई हो गया। अब y की वैल्यू तो पूछी थी, y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारी आ रही है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अब आपसे ये पूछा है एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष 15% की दर से ह्रास होता है, तो मशीन की वर्तमान वैल्यू अगर ये है तो 2 वर्ष की समाप्ति में मशीन की वैल्यू कितनी होगा। तो अब आपसे ये पूछा, सिंपल क्वेश्चन है, वर्तमान आपको वैल्यू दे ही रखी है, पहले वर्ष में 90 हो जाएगा क्योंकि 10% कम हो रही है, दूसरे वर्ष में 15% कम हो रही है तो मतलब 85 हो जाएगी, और अपॉन में 100। अब आपको क्या करना है, जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई, एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब आपको 12 की, 9 की और 85 की क्या करानी है, मल्टीप्लाई। 12 निमा 108 हो जाएगा, और ये 85 से मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में करा के आपको दिखा देता हूँ पूरा आंसर, 4 4 5 इंटू 4 6, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 8, तो ये आंसर आ रहा है आपका 0 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 9, तो कितना आ गया आपका 9180, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। एक परीक्षा में बैठने वाले 250 विद्यार्थियों में से 48% गणित में उत्तीर्ण हुए और 44% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 38% दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए बच्चे, जिसमें से कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, मतलब अब ये बताना है। तो आप देखो, आप सिंपल इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले परीक्षा में टोटल विद्यार्थी आपको पता है, तो टोटल, तो स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, टोटल स्टूडेंट है हमारे 250, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले उसने क्या दे रखा है हमें, गणित में, तो मतलब मैथ्स में हमारे जो बच्चे पास हुए हैं कितने हुए हैं, 5 बच्चे। अगर 5 बच्चों का मेरे को पता है तो फेल का निकाल लेते हैं हम, तो फेल बच्चे कितने हुए हैं, अगर 100% में से पास कितने बच्चे हो चुके हैं, 48 हो चुके हैं, तो फेल वाले बच्चे कितने होंगे, 52%, ये फेल वाले बच्चे हैं। ऐसे ही हम साइंस में निकाल लेते हैं,
तो साइंस के अंदर भी फेल बच्चे कितने होंगे? फेल बच्चे कितने हो गए साइंस में भी? 100% में से अगर 44% माइनस कर दिया तो फेल वाले बच्चे कितने हो गए? 56% हो गए। ये फेलियर बच्चे हो गए। अब आपको क्या करना था, इन दोनों में से जब ये फेलियर बच्चे हैं दोनों और ये है, पहले से आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, तो अब आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। तो पास वाले विद्यार्थियों को पता करना है। तो पहले ये देखिए आप, अगर 52 प्लस 56 में से अगर ये 38, तो मेरे को वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही काउंट हो चुके हैं। गणित में और मैथ में पहले से काउंट हो चुके हैं ये विद्यार्थी। तो इन दोनों का टोटल करते कितना आ रहा है? 8। 108 माइनस 38, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है? 70%। तो जो बच्चे पास होने वाले हैं वो कितने थे? 70% बच्चे क्या हुए होंगे हमारे पास। तो पूछे क्या थे? पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 70% निकाल देते हैं। किसका निकालना है? 70% टोटल का। जो टोटल विद्यार्थी थे हमारे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करा दो इसको। 175। तो टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 175। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन की मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का दिख जाए 2 मिनट में कर दोगे आप। सबसे पहले देखिए क्या करना है। वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 880 रुपए में बेचने वाली हानि के बराबर है। उसी वस्तु के किस मूल्य पर बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों जो वैल्यू दे रखी होंगी आपको, सबसे पहले आप उन दोनों को क्या कर दो? सम कर दो। तो आपका वहां से क्या निकल जाता है? सीपी। दोनों का योग कर देते हैं। 12 और ये 6 कितने हो गए आपके? 18 का 8, हाथ से लगा 1 और ये 2। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड, दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका? 1 4 1 4 1 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 0। ये हमारा कुछ गलत ही आ रहा है। एक मिनट दोबारा करते हैं इसको, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने। ये देखिए सबसे पहले दोबारा करते हैं। 1480 दे रखा है आपको और यहाँ पर कितना? 880 दे रखा है। दोनों को ऐड करते हैं, 1 आएगा ना, हमने वो गलत कर दिया था। अब इसको डिवाइड करते हैं। 1 1 8 0। ये आपका जो आता है ये आपका कॉस्ट प्राइस आता है हमेशा। कॉस्ट प्राइस निकालने का ये बिल्कुल शानदार तरीका है। दोनों जो वैल्यू दे रखी है आपको बेचने वाली लाभ में और जब हानि में बेची हो, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये जो आपका आंसर आएगा हमेशा सीपी आएगा। अब सीपी आपको पता चल चुका, सीपी बिना मेहनत के ही आपके पास आ चुका है। अब 25% लाभ पर बेचनी है, तो 25% लाभ पर बेचनी है तो क्या करना है? 125/100, जीरो से जीरो कट गई। अब इसको कर दो आप इनटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 5 और ये 2, इसके बाद इसको भी कैंसिल कर दो यहाँ से, 5 9, तो ये कितना आ जाएगा? 59 इंटू 25। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देख लो मल्टीप्लाई करा के कितना आ रहा है। 45 का 5 कैरी 4, 29, फिर 18 का 8 कैरी 1, 10 और 1 11, 5 17 का 7 4 1, 1475। तो जो हमारी वस्तु बिचेगी कितने में बेचनी पड़ेगी? 1475 में। तो हमें कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 25% का। इसी तरीके से हम दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है? एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और इसके बाद उसने क्या बोला? विपरीत दिशा में आरंभिक बिंदु पर 2 घंटे 24 मिनट पर वापस आ जाती है। यदि धारा की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी होगी? अब आपकी नाव की चाल आपको निकालनी है। तो नाव की चाल निकालनी है तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना नाव की चाल कितनी हो गई? नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और इसके बाद आपसे क्या पूछा है? नाव की चाल आपने बोल दी। धारा की चाल आपको पहले से ही बता रखा है, धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखो 18 किलोमीटर उसको जाना है, एक बार विपरीत भी और एक बार आना भी है, आना जाना दोनों करना है। तो x+4 हो जाएगा और एक बार आपका हो जाएगा x-4 हो जाएगा और इक्वल कितने घंटे? 2 घंटे 24 मिनट। तो 24 मिनट को मेरे को घंटों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कि ये बन गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लो। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 18 x-4 इधर इंटू हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 x+4 इधर इंटू हो जाएगा।
दोनों जगह एक एक वैल्यू इंटू हो जाएगी, इसको मिटा के लिख देता हूँ 4। ये देखिए अब इक्वल में आपका ये सॉल्व कर लेते हैं 8 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 48 अपॉन 20। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके कितना आ रहा है 18x 72 और यहाँ पर 18x और यहाँ पर प्लस 72 बटे में यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई नीचे, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और इक्वल में आ गया हमारा 48 अपॉन 20। अब देखो 72 से 72 भी कैंसिल हो गया, 36x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल में आएगा आपका 48 बटे 20। अभी दोनों 12 के टेबल से कट रहे हैं, 3 बार में ये कट गया और 4 बार में ये कट गया और ये भी कट गया इसके टेबल से 5। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 3x अपॉन में x की पावर 2 माइनस 16 इक्वल में आएगा अब आपका 1/5। अभी 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 15x इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए एक्स स्क्वायर ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा 15 और यहाँ पर ये आपका आंसर है 16 पहले से माइनस इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके मैं क्या लिख सकता हूँ -16 एक्स प्लस एक्स कर दूँ तो बात कोई सेम ही रहेगी, -15 ही रहेगा। तो कर दिया मैंने। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया एक्स, यहाँ पर आपका बचेगा ये, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या हो गया 1, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 16। अब यहाँ से आपकी x प्लस 1 की वैल्यू आ गई और x माइनस 16 ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इक्वल टू क्या रखना है आपको 0, यहाँ से तो आपकी वैल्यू -1 आएगी तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ से आपके काम की वैल्यू आने वाली है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें आंसर चाहिए था वो कितना है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और है हमारा, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें क्या है ए बी सी। अब ए बी सी की क्या दे रखी है हमें, कार्य की क्षमता दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है ए बी सी की कार्य की क्षमता, ए प्लस बी तीनों की कार्य की क्षमता दे रखी है। एक साथ कार्य करते हैं तो 60 घंटे में खत्म कर देते हैं, पूरा कार्य कर लेते हैं। अकेले ए उसी कार्य को 50% भाग को कितने घंटे में खत्म करेगा। अब अकेला, तो पहले इनकी कैपेसिटी देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने कितना काम करा 3 प्लस 5 प्लस 6 और इनटू में कितने दिन 60 घंटे में। तो देखते हैं कितना आ रहा है, तीनों को प्लस करते कितना आएगा 14 फिर 60 84। तो कितने यूनिट काम हो गया हमारा टोटल 84 यूनिट काम है। अब 84 यूनिट काम को अकेला किसको करना है ए को, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो 84 यूनिट काम करेगा तो 3 से डिवाइड करना है ए को, क्योंकि अब ए कितना कार्य करेगा ए के द्वारा कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे यहाँ पे। अब क्या बोला था वो 50% काम करेगा इसका, ना कि पूरा करेगा तो यही काम, लेकिन स्पीड वही रहेगी लेकिन 50% 1/2 भी आएगा इधर। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं से कर देता हूँ 2 और यहाँ पर 8 0 और यहाँ पर कितना आ गया 1/2। इसको अब इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो कितने दिनों में खत्म कर लेगा वो इस काम को 140 दिनों में। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो हमारी मैथ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप सभी को करने चाहिए, क्योंकि ये मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चनों को आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। और हम आपको इसी प्रकार से अपने चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चनों को देख पाओ, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं और कैसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से हम आपके जो भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं सारे एग्जाम्स की हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे विद पीडीएफ, और आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा हमारे चैनल पर, सब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएंगी दोस्तों। और हम अपना 100% दे रहे हैं आप सबको अच्छा सा। हमारी आशाएं आपके साथ हैं कि आप सभी का पेपर क्लियर हो। आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।